हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो को मालूम हो जाता है कि मिस ऑरेंज ही सन मून एम्पायर की फायर फिनिक्स सोल गार्डियंस लीजन की मार्शल है, जिसे यूहो ने अपने साथ लेकर जाकर उसे ऑफर किया कि वो सन मून एम्पायर को छोड़ दे। लेकिन मिस ऑरेंज जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी मॉम डैड की मौत का बदला लेने के लिए सारे के सारे एम्पायर्स पर हमला करते हुए उन्हें अपनी सन मून एम्पायर के साथ यूनाइट कर दूंगी, जिसके बाद डोलू कॉन्टिनेंट में कोई भी जंग नहीं होगी। मिस ऑरेंज पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। वो सिर्फ अपनी मॉम डैड की मौत का बदला पूरे के पूरे एम्पायर से लेना चाहती है। यूहो भी इस बात को समझता था, मगर दूसरी तरफ यूहो को मिस ऑरेंज के साथ अपनी पुरानी दोस्ती भी याद आ रही थी, जहां मिस ऑरेंज ने यूहो की जान बचाई थी। ये सब याद करते हुए यूहो यहाँ पर खुद को जख्मी कर लेता है। साथ ही साथ वो मिस ऑरेंज से कहता है कि अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे। इसके बाद यूहो स्नो एम्प्रेस को लेकर एक्सट्रीम नॉर्थ चला जाता है, जहाँ पर सारे के सारे आइस एंड स्नो बीस्ट इकट्ठा हो गए थे और हमें जानने को मिलता है कि स्नो एम्प्रेस उनकी ट्रू लीडर है, जिसने अपनी पोजीशन यहाँ टाइटन स्नो डीमन किंग को दे दी थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ स्नो एम्प्रेस ने हाताई को अपनी न्यू पोजीशन दे दी थी और साथ ही साथ वो सारे के सारे आइस एंड स्नो बीस्ट से कहते हैं कि जो भी एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा वो मेरा दुश्मन है, और स्नो एम्प्रेस का दुश्मन तो कोई भी नहीं बनना चाहता। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक्सट्रीम नॉर्थ का आइस बियर किंग यहाँ पर स्नो एम्प्रेस से सवाल करते हुए पूछता है कि मॉम, अब ये बताइए कि मेरा क्या होगा, मुझे आगे क्या करना है। जिस पर स्नो एम्प्रेस जवाब देते हुए कहती है कि लिटिल वाइट, क्योंकि तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरे साथ आना चाहिए। वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम अपने बोटल नेक के पास पहुंच चुके हो, जहाँ से ब्रेक थ्रू करना तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट होगा। तुम्हारे सर्वाइवल के चांसेस सिर्फ 30% है, इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम एक दूसरे रास्ते को फॉलो करो। जो सुनकर लिटिल वाइट सवाल करते हुए पूछता है कि वो कौन सा रास्ता है। इस पर स्नो एम्प्रेस ने लिटिल वाइट को जवाब दिया कि वो रास्ता है गॉडहुड का रास्ता, जिसके लिए लिटिल वाइट भी एग्री हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस अगले 15 दिन तक यहाँ यूहो की कल्टीवेशन में मदद करती है, जहाँ वो यूहो को अल्टीमेट आइस की ट्रू एसेंस को समझाने की कोशिश कर रही थी। वो यूहो को बताती है कि असल में आइस वाटर का ही हार्ड फॉर्म है। वैसे जब पानी लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो काफी नरम मुलायम होता है, जो कि जिंदगी को पनपने में उसकी मदद करता है, यानी कि वो किसी तरीके से जिंदगी है। मगर दूसरी तरफ जब वही पानी जमकर आइस हो जाए तो वो मौत बन जाती है। यहाँ जब स्नो एम्प्रेस यूहो को ये सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रही थी, दूर से टियानमिंग और बिंगमिंग भी ये सब होता हुआ देख रहे थे। तभी मिस बिंगमिंग टियानमिंग के पास आते उससे कहती है कि स्नो एम्प्रेस पहले से काफी अलग लग रही है। पहले स्नो एम्प्रेस बिल्कुल भी इस तरह सेंटिमेंटल नहीं हुआ करती थी। वो एक हेवन एंड अर्थ की क्रिएशन है, जो कि इंसानों और बीस्ट से काफी ऊंची और अलग है। मगर अब देखो, ऐसा लगता ही नहीं कि ये वही स्नो एम्प्रेस है जिससे सब लोग घबराते थे। जिस पर टियानमिंग बिंगमिंग को जवाब देते हुए कहता है क्योंकि स्नो एम्प्रेस का ताल्लुक यूहो के साथ हमसे जरा गहरा है। तुम्हें तो अच्छे से याद होगा कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स, जो कि गॉडहुड के बहुत ही जरा करीब था, उसने अपनी डिवाइन सेंसेस को जलाकर स्नो एम्प्रेस की जान बचाई थी, और इस तरीके से एक बहुत ही जरा यूनिक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट यूहो और स्नो एम्प्रेस के दरमियान जनरेट हुआ था। ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हमसे बिल्कुल ही अलग है, इसलिए दिल की गहराइयों में अभी भी स्नो एम्प्रेस यूहो को ही अपना फादर मानती है, जिसकी वजह से अब यूहो के लिए वो इमोशनल और सेंटिमेंटल भी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस यहाँ पर यूहो को बता रही थी कि अगर डीप अंडरस्टैंडिंग में चाहो तो आइस और वाटर, इन दोनों में सिर्फ टेम्परेचर का ही डिफरेंस नहीं है, बल्कि ये जिंदगी और मौत के दो अलग अलग रूप है। जिस पर यूहो भी सोचते हुए कहता है कि हाँ, एब्सोल्यूट जीरो में मूवमेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, वो जिंदगी का अंत है। यानी कि आइस एंड वाटर की ट्रांसफॉर्मेशन को दूसरे अल्फाज में साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ भी कहा जा सकता है। यूहो की अल्टीमेट आइस के बारे में ये अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही थी, वो मुस्कुराती हुई अपनी आंखें ओपन करके स्नो एम्प्रेस का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ यूहो ने चूंकि आइस कंट्रोल मेथड का ट्रू एसेंस सीख लिया था, इसलिए हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके यूहो भी ट्रांसफॉर्म होने लगा। वो अपने अल्टीमेट आइस का ट्रू बॉडी फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखते हैं कि यूहो एक स्कॉर्पियन और ह्यूमन का मिक्सचर दिखाई दे रहा था। इस कूल ट्रांसफॉर्मेशन में यूहो की बॉडी स्ट्रेंथ और साथ ही साथ उसके अल्टीमेट आइस की पावर इंक्रीज हो जाती है, जबकि साथ ही साथ यूहो की एक टेल भी थी, जिसे यूहो फाइट के दौरान एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से स्नो एम्प्रेस का शुक्रिया अदा कर रहा था। साथ ही साथ यूहो स्नो एम्प्रेस से कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अल्टीमेट आइस का ट्रू एसेंस कुछ नेक्रोमेंसी की तरह मिलता जुलता है, क्योंकि नेक्रोमेंसी में भी साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ इन्वॉल्व है। अब चूंकि यूहो यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हो चुका था और वो भी आइस एंड स्नो बीस्ट का इनडायरेक्ट लीडर
ऑर्डर है, इसलिए वो सारे के सारे बीस्ट को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सब के सब तैयार हो जाओ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ सन मून एम्पायर के उसी माइनिंग कैंप पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज जोरों शोर के साथ तैयारियां करवा रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि यूहाओ वापस जरूर आएगा। इसलिए वो फाइट करने के लिए तो तब से ही अपने सोल्जर्स को तैयार करके बैठी हुई थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर जितनी भी रेयर मेटल्स है उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से माइन करके सन मून एम्पायर भिजवाना चाहती थी, ताकि उनका इस्तेमाल करते हुए और भी ज्यादा पावरफुल सोल गाइडेंस टूल्स बनाए जा सके। इन ऑर्डर्स को सुनकर उसके सर्वेंट जवाब देते हुए कहते हैं कि ठीक है मार्शल, जैसा आपका हुक्म हो। दूसरी तरफ मिस ऑरेंज के मन में थोड़े से डाउट भी आ रहे थे, क्योंकि पूरे 15 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक यूहाओ की कोई भी खबर नहीं आई। वो सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूहाओ ऑलरेडी इस जगह को छोड़कर जा चुका है। अभी वो ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बर्फीला तूफान आना शुरू हो गया, जिसकी ठंड ने हम देखते हैं कि वहाँ पर जितनी भी माइनिंग ड्रिल्स थी उन सबको फ्रीज कर दिया। ये देखकर तो मिस ऑरेंज फौरन से अपने सारे के सारे साथियों को चौकन्ना होने के लिए बोल देती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि हम पर हमला होने वाला है। जिस पर हम देखते हैं कि सारे के सारे सोल्जर्स भी फौरन से अपने अपने मोर्चे को संभालने के लिए अपनी अपनी लोकेशन पर पहुंचने लगते हैं, जबकि फायर फिनिक्स डोलो और मिस ऑरेंज भी सामने की तरफ से आने वाले खतरे को गौर से देख रही थी। तभी अचानक उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ आइस बियर किंग दिखाई देता है, क्योंकि इस बर्फीले तूफान को क्रिएट करने के लिए आइस टोर्नेडो टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। और उससे देखने को मिलता है कि यहाँ पर तो कई सारे आइस एंड स्नो बीस्ट भी तेजी के साथ एक बीस्ट टाइप बनाते उन्हीं की तरफ आ रहे हैं, जबकि मिस ऑरेंज ने आइस बियर किंग के कंधे पर बैठे हुए यूहाओ को भी देख लिया था, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए कहती है कि ये तो यूहाओ ही है। मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। यूहाओ ने आखिर इतने सारे आइस एंड स्नो बीस्ट को हम पर हमला करने के लिए कैसे मना लिया, ये सब मिस ऑरेंज सोच रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ ने तभी अचानक अपने आइस एंड स्नो बीस्ट को हमला करने का ऑर्डर दे दिया, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर तेजी के साथ हमला करते वहां पर मौजूद सोल गाइडेंस टूल्स और सोल्जर्स को जान से मार रहे थे। ये देखकर तो मिस ऑरेंज उन बीस्ट को कैंप के अंदर आने से रोकने के लिए फौरन से अपने सोल्जर्स के कुछ ग्रुप मेंबर्स को ऑर्डर देते हुए कहती है कि फौरन से लिंक डिफेंस शील्ड एक्टिवेट करो। जो सुनकर वो सोल्जर तेजी के साथ हवा में जंप करते हुए हम कुछ सोल गाइडेंस शील्ड डिफेंस टेक्निक एक्टिवेट कर देते हैं। इस डिफेंसिव बैरियर ने पूरे के पूरे कैंप को कवर कर लिया था और इसे पार करके कोई भी बीस्ट अंदर की तरफ नहीं आ सकता। इसके बाद मिस ऑरेंज फर्स्ट एंड सेकंड बटालियन को ऑर्डर देते हुए कहती है कि आगे बढ़ो और हेवी आर्टिलरी शेल्स एंड कैनन का इस्तेमाल करते हुए इस बीस्ट टाइट्स पर हमलों की बरसात कर दो। जो सुनकर फर्स्ट एंड सेकंड बटालियन बिल्कुल ऐसे ही करती है। वो तेजी के साथ आगे की तरफ आते हुए अपने पावरफुल सोल गाइडेंस डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट टाइट पर अटैक करने लगी, जिससे कई सारे बीस्ट घायल होने लगे। जबकि थर्ड एंड फोर्थ बटालियन को अभी भी मिस ऑरेंज ने ऑर्डर दिया था कि ग्राउंड पर तुम लोग ध्यान मत दो, तुम लोगों का काम है आसमान को संभालना, आसमान से कोई भी कैंप के अंदर ना घुस पाए, तुम लोगों को इस लिंक डिफेंसिव बैरियर को मेंटेन करके रखना है। जिस पर वो सोल्जर्स भी बिल्कुल ऐसे कर रहे थे। दूसरी तरफ यूहाओ देख पा रहा था कि कैसे उसके बीस्ट को नुकसान हो रहा है, इसलिए उसने आता ही और आइस बियर किंग को ये मिशन दिया कि तुम लोगों को उस बैरियर को तोड़ना है। जो सुनकर तो टाइटन स्नो डीमन किंग अपने बड़े से कुल्हाड़े के साथ तेजी के साथ जंप करते उस डिफेंसिव बैरियर पर तेजी के साथ हमले करने लगा, जबकि आताई का साथ देने के लिए लिटिल व्हाइट भी अपने पावरफुल पंच का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ जाकर उस डिफेंसिव बैरियर से टकरा जाता है। इसकी वजह से कई सारे सोल्जर्स तो तेजी के साथ नीचे की तरफ आ गिरे और फायर फिनिक्स डोलो को खतरा था कि शायद हमारी ये डिफेंसिव बैरियर जल्दी टूट जाएगी। अब उसे इन दो पावरफुल बीस्ट को संभालने के लिए कुछ करना होगा, जबकि उसका शक यहाँ पर बिल्कुल सही निकला, क्योंकि हम देखते हैं कि उन दोनों ने मिलकर आखिरकार उस डिफेंसिव बैरियर को चकनाचूर कर दिया था। मगर उसी लम्हे हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस फेंग लुआन तेजी के साथ उस बैरियर के अंदर से बाहर की तरफ आते हुए फौरन से यहाँ टाइटन स्नो डीमन किंग को तेजी के साथ हिट कर देती है। और इससे पहले कि वो अपनी तलवार लेकर दोबारा से उस पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ पाती, तभी अचानक हम देखते हैं कि आइस बियर किंग ने तेजी के साथ उससे टकराना शुरू कर दिया। यहाँ मिस फेंग लुआन जब इन दोनों के साथ मसरूफ थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ लगातार अपने आइस एंड स्नो बीस्ट के साथ तेजी से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था और उसके रास्ते में आने वाले जितने भी सोल्जर्स थे वो सब के सब मारे जा रहे थे। यहाँ नीचे की तरफ ये जंग चल रही थी, जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि फायर फिनिक्स डोलो यहाँ पर अकेले टाइटन स्नो डीमन किंग और आइस बियर किंग का मुकाबला कर रही थी, जो फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो रही थी। और हम देखते हैं कि तभी अचानक लिटिल व्हाइट ने फौरन से हवा में जंप कर दिया, जहां पर वो अपनी कोई पावरफुल टेक्निक एक्टिवेट करने वाला था। और मिस फेंग लुआन जो कि यहाँ आटाई को रोकने में मसरूफ थी, वो भी ये बात समझ जाती है, इसलिए हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपने 9 लेवल के सोल गाइडेंस डिवाइस को बाहर की तरफ निकाल लिया, जो कि एक फिनिक्स बर्ड सोल गाइडेंस टूल था और वो यहाँ पर मिस फेंग लुआन को काफी ज्यादा खतरनाक बना देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइस बियर किंग भी यहाँ पर अपनी सारी के सारी आइस एनर्जी को इकट्ठा करते हुए फौरन से एक सोल स्किल एक्टिवेट कर चुका, जिसका नाम आइस बियर कॉम्बैट स्ट्राइक था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस फेंग लुआन अपने उस लेवल 9 के सोल गाइडेंस टूल का इस्तेमाल करती है, जिससे उसने फिनिक्स विंग स्काई सोवरिंग स्लैश टेक्निक क्रिएट कर लिया था। और हम देखते हैं कि इन दोनों की ये पावरफुल टेक्निक सीधे जाकर एक दूसरे से टकरा गए। ये दोनों ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस फेंग लुआन जब आइस बियर किंग के उस अटैक को ब्लॉक करने में मसरूफ थी, तभी अचानक पीछे से आटाई ने भी अपने हैमर का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करने
की कोशिश की, जिसे वो अपनी लेवल 9 के सोल गाइडेंस टूल के सेकंड विंग का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर लेती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि बीच में से तेजी के साथ यूहो भी सेंटर से आ गया, क्योंकि मिस फेंगलुआन को एक जोरदार पंच करने वाला था, लेकिन मिस फेंगलुआन अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसके हमले को भी ब्लॉक कर लेती है। इसके बाद वो गुस्से के साथ अपनी फायर पावर अनलीश करते हुए इन तीनों को पीछे की तरफ उठाकर पटक चुकी। यूहो जानता रहा कि फायर फिनिक्स डोलो के सामने उसका कल्टिवेशन लेवल कम है, इसलिए उसे कुछ अलग करना होगा, जिसके लिए हम देखते हैं कि यूहो ने फिर से अपने आइस एम्परर स्कॉर्पियन 7 सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर लिया, जो करते हुए यूहो काफी जरा कूल दिखाई दे रहा था और अब फाइट करने में मजा आएगा। दूसरी तरफ यूहो भी अपने मन में यही सोच रहा था कि स्नो एम्प्रेस से आइस की डीप अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी अल्टीमेट आइस ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, उसकी क्वालिटी पहले से ज्यादा इंप्रूव और घातक हो चुकी है। ये सब सोचते हुए यूहो खुश होकर फिर से सामने की तरफ मौजूद मिस फेंगलुओ की तरफ बढ़ते उस पर अटैक करने लगा, जहाँ पर यूहो को किसी दूसरे वेपन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वो अपने पूंछ को ही वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहो की मदद करने के लिए हाताई ने भी फिर से अपने हैमर का इस्तेमाल करते हुए मिस फेंगलुओ पर हमला कर दिया। जिस बड़े से हैमर अटैक को ब्लॉक करने में मिस फेंगलुओ को काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। मिस ओरिंग ने भी ये देख लिया था, इसलिए वो अपने सारे के सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहती है कि अपने हथियारों के अटैक्स को एक जगह पर कंसंट्रेट करते हुए फिर से इस टाइटन स्नो डीमन किंग पर हमला करो। जो सुनकर वो सारे के सारे सोल्जर्स बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर इतने सारे पावरफुल अटैक्स को एक साथ तेजी से अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर अतई ने फिर से जोर जोर के साथ अपने हैमर को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए उन सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि आइस बियर किंग यहाँ पर अपने क्लॉ अटैक का इस्तेमाल करते हुए फेंगलुओ पर हमला करने वाला था, जिसे वो डॉज कर लेती है, मगर तभी अचानक वो देखती है कि यूहो भी तैयार खड़ा है, जो कि अपने पंच का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ फेंगलुओ की तरफ बढ़ चला। ये देखकर फेंगलुओ फिर से अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए बेशक उसके पंच को तो ब्लॉक कर लेती है, मगर साथ ही वो परेशान होती हुई अपने मन में कह रही थी कि इस लड़की की अल्टीमेट आइस लगातार मेरी तलवार की फिनिक्स फायर को कमजोर कर रही है, मुझे जल्द से जल्द इसका कुछ करना होगा। और ये कहती वो अपने लेवल 9 के उस फिनिक्स बर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक स्पाइरल फ्लेम टोर्नेडो का इस्तेमाल करते हुए यूहो पर हमला करने की कोशिश करती है। जिस अटैक को काउंटर करने के लिए दूसरी तरफ यूहो भी फिर से स्टार अनीस के ओमनी डायरेक्शनल स्पाइक टेक्निक को क्रिएट कर लेता है, जिसके लिए उसने एक जोरदार किक करते हुए सामने की तरफ हमला कर दिया। और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि सामने की तरफ मौजूद फ्लेम टोर्नेडो को पूरी तरीके से काउंटर कर देता है। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वो लेवल 9 का सोल गाइडेंस बर्ड तेजी के साथ यूहो को खाने के लिए उसके पास पहुंच गया था। यूहो के पास मूव करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि आइस बियर किंग फिर से बीच में कूदते हुए उस बर्ड को हिट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि आइस बियर किंग ने ही उस लेवल 9 के सोल गाइडेंस बर्ड को संभालना शुरू कर दिया था। और पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस फेंगलुओ अकेले यूहो के लिए बच चुकी है, जबकि अताई को भी यहाँ पर काफी गुस्सा रहा था। वो अपने हैमर का एक जोरदार स्लैश लगाते हुए उन सारे के सारे कैनन अटैक्स को कुछ देर के लिए रोक देता है, जिसके बाद वो फिर से हवा में जंप करते हुए अपने हैमर को पकड़कर गुस्से के साथ जोर से घुमाते हुए यहाँ जमीन को हिट कर चुका, जिस अटैक के कारण हम देखते हैं कि जमीन से काफी पावरफुल आइस स्पाइक्स निकलते हैं और वो वहाँ पर मौजूद सारे के सारे सोल्जर्स को जान से मार डालता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस फेंगलुओ ने भी यूहो को खत्म करने के लिए फिर से अपनी 5th सोल स्किल को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे 9 हेवन डिवाइन फायर के नाम से जाना जाता है। और इस टेक्निक में हम देखते हैं कि मिस फेंगलुओ अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यूहो को जलाकर राख करने की कोशिश कर रही थी। बेशक वो एक टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि यूहो हार नहीं मार रहा था और वो अपनी अल्टीमेट आइस की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फायर अटैक को ब्लॉक कर रहा है। बेशक ये सब करने में उसे थोड़ी सी मुश्किल जरूर आ रही थी। ये सब देखकर आइस बियर किंग तो थोड़ा सा परेशान हो गया और वो यूहो को बचाना चाहता था, जिसके लिए हम देखते हैं कि वो उस लेवल 9 के सोल गाइडेंस बर्ड को दोनों ही पंख से पकड़ लेता है, जिसके बाद उसने अपने पावरफुल आइस ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए उस बर्ड को बीच में से तोड़ दिया और वो उसका सर और पैर पकड़ते हुए यहाँ मिस फेंगलुओ की तरफ थ्रो कर देता है, जो देखकर मिस फेंगलुओ का ध्यान थोड़ा सा भटक गया था। और हम देखते हैं कि यूहो की अल्टीमेट आइस उस पर भारी पड़ गई, जो कि फेंगलुओ को पीछे की तरफ हटने के लिए मजबूर कर देती है। अब एक तरफ से हम देखते हैं कि आइस बियर किंग ने एक पावरफुल स्नो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस फेंगलुओ पर हमला कर दिया और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि हाताई भी चुके फ्री हो चुका था, वो भी तेज तेज अपने हैमर को घुमाते हुए मिस फेंगलुओ की तरफ अटैक करने को तैयार हो जाता है। ये देखकर मिस फेंगलुओ काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो फिर से अपनी 6 सोल स्किल ब्लेजिंग विंग्स एक्टिवेट कर लेती है ताकि वो उन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक कर सके। साथ ही साथ वो गुस्सा होते हुए कह रही थी कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने मेरे लेवल 9 के सोल गाइडेंस टूल को डिस्ट्रॉय कर दिया, बच्चे इसकी कीमत तो तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। जो सुनकर दूसरी तरफ यूहो जवाब देते हुए कहता है ये बुढ़िया अपनी आंखें खोल कर देख, मेरी अल्टीमेट आइस कोई ऐसी चीज नहीं जिससे तू अपनी इस बेकार की फ्लेम का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हुए काउंटर कर सको। और ये कहती यूहो ने यहाँ पर स्नो एम्प्रेस के साथ मिलकर फिर से आइस एम्प्रेस रेड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ मौजूद हर एक चीज को फ्रीज कर देता है। इवन की फेंगलू भी पूरी तरीके से अपनी जगह पर ही जम चुकी थी। फायर फिनिक्स डोलो देख पा रही थी कि आइस बियर किंग और हाताई भी गुस्से के साथ दौड़ रहे थे, जबकि यूहो रुकने वाला नहीं था, बल्कि वो अपनी आइस एनर्जी इकट्ठा करते हुए आइस एक्सप्लोजन टेक्निक क्रिएट करने लगा है, जिसमें भी ऑरेंज की जान भी जा सकती है, क्योंकि इसकी वजह से इस पूरे के पूरे कैंप में एक बहुत बड़ा आइस का ब्लास्ट होने वाला था। इसलिए हम देखते हैं कि मिस फेंगलू फौरन से खुद को आजाद करवाते हुए तीसरे के साथ मिस ऑरेंज की तरफ बढ़ने लगी, मगर इससे पहले कि वो मिस ऑरेंज तक पहुंच पाती तभी अचानक आइस एक्सप्लोजन ब्लास्ट वहां तक पहुंच गया था, जिसके इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी जगह तबाह बर्बाद हो जाती है। इसी के साथ सन मून एम्पायर का ये माइनिंग कैंप पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, जिसे खत्म करने के बाद अब यहाँ पर जंग के लिए कुछ नहीं बचा था। इसलिए जाते जाते हाताई कहता है कि इंसानों, ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, अगर तुम में से अभी भी कोई जिंदा बचा है तो जल्दी से जल्दी एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन को छोड़कर चले जाओ और कभी भी वापस लौटकर मत आना। अगली बार हम तुम पर जरा सा भी रहम नहीं दिखाएंगे। वैसे मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर ये इनका रहम था तो अगली बार ये इनका क्या हशर करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे की तरफ फेंगलू अभी भी जिंदा बच चुकी थी, जो कि स्रो से बाहर आने के बाद दिखती है कि सारे के सारे बीस्ट वहां से जा चुके हैं। इसके बाद वो मिस ऑरेंज को ढूंढते हुए कहती है कि मार्शल, आप ठीक तो है ना? आप है कहाँ पर? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज भी दूसरी तरफ मलबे से निकलकर बाहर की तरफ आ गई थी और वो भी जिंदा है। शायद उसने खुद को बचाने के लिए किसी तरह के प्रोटेक्टिव सोल गाइडेंस टूल का इस्तेमाल किया होगा, मगर वो इस जंग को हार चुकी है, जिस बात ने मिस ऑरेंज को निराश कर दिया था। वो निराश होते हुए कह रही थी कि जब से मैंने फायर फिनिक्स सोल गाइडेंस लीजन ग्रुप की कमांड संभाली है, तब से लेकर अब तक ये मेरी पहली हार है, जिसमें मैंने अपनी मिलिट्री के कई सारे सोल्जर्स को खो दिया, कई सारे सोल गाइडेंस वेपन तबाह हो गए, हमारा पूरा की पूरा माइनिंग कैंप खत्म हो चुका है, हमने जितने भी रेयर मेटल्स इकट्ठा किए थे वो सारे के सारे खाक में मिल चुके हैं, और इन सब की वजह सिर्फ एक ही इंसान है, जिससे मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी। उसके सडन अटैक की वजह से मुझे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये सब कहते हुए मिस ऑरेंज को यूहो पर काफी जरा गुस्सा रहा था, और वो गुस्सा होते हुए कह रही थी कि यूहो, बस कोशिश करना कि तुम दोबारा कभी भी मेरे पंचों में ना आओ, क्योंकि अगर गलती से भी अगली बार तुम मेरी शिकंजी में आ गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ एक्सट्रीम नॉर्थ में आ जाता है, जहाँ पर सारे के सारे आइस एंड स्नो बीस्ट वापस आ चुके थे, और हम देखते हैं कि हाताई काफी खुश था क्योंकि उन लोगों की जीत हुई है। दूसरी तरफ लिटिल व्हाइट भी यहाँ पर बैठते हुए कहता है कि कहना तो पड़ेगा कि वो भड़कीली बुढ़ाऊ औरत, उसका जो वो खिलौना था वो काफी जरा खतरनाक था। मैंने उस परिंदे के साथ फाइट करने के लिए अपनी पूरी चाल लगा दी थी, फिर भी उसने मुझे इंजर्ड कर दिया है। ये सब कहते हुए आइस बियर किंग अपने क्यूट से फॉर्म में आ जाता है, जिसमें वो काफी जरा गोलू मोलू सा दिखाई दे रहा था, और वो एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है, जहाँ पर वो यूहो से कह रहा था कि दादा अबू, तो क्या यही है वो सोल गाइडेंस डिवाइस जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? ये सुनकर तो यूहो एम्बैरेस्ड होते हुए कहता है कि यार ऐसी बातें तो मत करो, तुम मुझे दादा अबू क्यों कह रहे हो? जिस पर लिटिल व्हाइट समझाते हुए कहता है कि मेरी मॉम आपको फादर कहकर पुकारती है, और अगर आप मेरी मॉम के फादर है तो इसका मतलब कि आप मेरे ग्रैंडफादर हुए ना। इसलिए वो एक गोलू मोलू बच्चे की तरह क्यूट बनते हुए यहाँ पर यूहो को बार बार ग्रैंडफादर 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 कहकर पुकार रहा था। हाताई भी ये सारी सिचुएशन देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। साथ ही सर वो यूहो से कहता है कि पहले मुझे लगा था कि इंसान कमजोर है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। मैं तो कुएं का मेंढक बना हुआ था जिसे कुछ भी मालूम नहीं। इंसानों ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है और वो अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इस बैटल में बेशक हम जीत गए, लेकिन साथ ही सर हमने सोल गाइडेंस डिवाइसेस की पावर्स को भी देख लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए इंसान अब हमारी बराबरी करने लगे हैं। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि ये तो कुछ नहीं, ये तो बस सिर्फ उनकी आर्मी का एक छोटा सा ग्रुप था। सन मून एम्पायर की फाउंडेशन इससे भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हम डायरेक्टली उनके साथ उनका आमना सामना नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग तादाद में कम है। इसलिए हमें हर बार प्लानिंग के साथ ही अपना कदम उठाना होगा। जो सब सुनते हुए आता ही कहता है कि चलो अच्छा रहा, वैसे भी ये मिशन कंप्लीट हो चुका है, मेरे सोल्जर और मैं काफी ज्यादा थक चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ से जाने की इजाजत दो। और ये कहती है आता है यहाँ पर यूहो स्नो एम्प्रेस को आखिरी बार ग्रीट करता है, जिसके बाद वो अपने टाइटन फॉर्म में आते हुए अपने साथियों के साथ वहां से जाने लगा। स्नो एम्प्रेस भी उसे जाते हुए देख रही थी, तभी अचानक यूहो उसके पास आ गया, जो कि स्नो एम्प्रेस को बताता है कि फिक्र मत करो, आता ही एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन का एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लीडर बनेगा। साथ ही साथ यूहो स्नो एम्प्रेस से कहने लगा कि मुझे देखकर काफी अच्छा लगा कि एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन के जितने भी सोल बीस्ट है वो स्टारडो फॉरेस्ट के बीच से कुछ ज्यादा ही यूनाइटेड है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम लोग आसानी के साथ उनकी बराबरी कर सकते हो। ताकत के मामले में देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक्सट्रीम नॉर्थ अब स्टारडो फॉरेस्ट के बिल्कुल बराबर आ चुका है। जिस पर स्नो एम्प्रेस यूहो का ये वहम तोड़ते हुए कहती है कि अभी तक तुमने स्टारडो फॉरेस्ट की असली कोर पावर देखी ही कहाँ है। ये सुनकर यूहो हैरान होते हुए जवाब देकर कहता है कि इसका मतलब कि डाइटियन ने जब अपने 5 फियर्स बीस्ट के साथ मिलकर हमारी शेक एकेडमी पर हमला किया था तो क्या ये उनकी फुल कोर पावर नहीं थी? जिस पर मिस स्नो एम्प्रेस जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, असल में डाइटियन एक ऐसा बीस्ट है जिसे तुम पूरी तरीके से अभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। वो एक ट्रू स्पिरिट बीस्ट सोवरेन है, अगर वो
हर हाल में जीतना चाहता और वो हर हाल में इस दुनिया से इंसानियत को खत्म करना चाहता। तो डाइटियन सिर्फ स्टार्डो फॉरेस्ट की बीस्ट का इस्तेमाल ना करता, बल्कि वो एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन की जितने भी बीस्ट है उन्हें भी यही कमांड देता कि वो इंसानों पर हमला करे। और चूंकि वो एक स्पिरिट बीस्ट सोवरेन है, इसलिए हमें मजबूरन उसकी बात भी माननी पड़ती, जिससे यकीनन दोनों ही साइड्स को बहुत ही गहरा नुकसान होना था। ये सुनकर यूहो हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और ये स्पिरिट बीस्ट सोवरेन क्या होता है, जिस पर मिस स्नो एम्प्रेस जवाब देते हुए कहती है कि स्पिरिट बीस्ट सोवरेन वो बीस्ट होते हैं जो कि बहुत ही लंबी जिंदगी गुजार चुके हो। उन एंटिटीज का स्ट्रेंथ और पावर लेवल ही अलग होता है, जिसमें तुम मुझे डाइटियन और इवलाइट ट्राइंट एम्परर बीस्ट को काउंट कर सकते हो। हम तीनों ही सोवरेन एंटिटीज है, लेकिन हम सोवरेन का भी एक स्पिरिट बीस्ट सोवरेन गॉड हुआ करता था जो कि था एक ड्रैगन गॉड। ये सुनकर यूहो हैरान होते हुए कहता है कि ड्रैगन गॉड तो क्या वो अभी भी जिंदा है, जिस पर स्नो एम्प्रेस यूहो को बताती है कि ड्रैगन गॉड एक सोल बीस्ट की तरह शुरू में पैदा हुआ था, जिसके बाद उसने डिवाइन रेल में गॉड की पोजीशन हासिल कर ली थी और उस ड्रैगन गॉड के 9 बच्चे थे। अचानक से पता नहीं कैसे लेकिन ड्रैगन क्लैन का फॉल डाउन हो गया। ड्रैगन क्लैन और ड्रैगन गॉड के गिरने के बाद वो 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक बना गोल्डन ड्रैगन किंग और दूसरा बना सिल्वर ड्रैगन किंग। गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जो कि इस डोलू कॉन्टिनेंट पर मौजूद सारे के सारे सोल बीस्ट पर राज करते थे। मगर अफसोस के साथ शायद हेवन ड्रैगन्स क्लैन के पीछे पड़ गया था। इस दुनिया पर एक और बड़ी तबाही आई, जिस तबाही का सामना ड्रैगन क्लैन ने मिलकर किया। मगर अफसोस इस तबाही के बाद पूरा की पूरा ड्रैगन क्लैन खत्म हो चुका था। सिर्फ कुछ मेंबर ही सर्वाइव कर पाए और उनमें से एक था डाइटियन, वो आखिरी ड्रैगन जिसकी बॉडी में ड्रैगन गॉड का ब्लड लाइन है, जिसकी वजह से ही डाइटियन अब ऑफिशियली स्पिरिट बीस्ट सोवरेन है, यानी कि वो हमारे सोल बीस्ट का एक गॉड है। ये सब सुनकर यूहो सवाल करते हुए पूछता है तो क्या उस तबाही में सिल्वर ड्रैगन किंग और गोल्डन ड्रैगन किंग भी मारे गए थे? ये सुनकर स्नो एम्प्रेस जवाब देते हुए कहती है कि इस सवाल का जवाब तो सिर्फ डाइटियन ही दे पाएगा। तभी लिटिल व्हाइट यहाँ स्नो एम्प्रेस के पास आते हुए कहता है कि मॉम और ग्रैंडपा अब आगे हम क्या करेंगे? क्या हम उसी शेक एकेडमी जाएंगे जिसके बारे में आप दोनों बात करते रहते हो? इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, हम वहाँ जरूर जाएंगे, लेकिन उस रास्ते से नहीं जिससे हम आए थे, क्योंकि वहाँ पर पहले ही दुश्मन जाल बिछाकर बैठे होंगे। हम जाएंगे पहले टियांडो सिटी, जहाँ से घूमकर हम शेक एकेडमी जाएंगे। हो सकता है कि टियांडो सिटी में मेरी मुलाकात मेरे पुराने दोस्तों से भी हो जाए। टियांडो सिटी वो जगह जहाँ पर टांग सेट की शुरुआत हुई थी। और यूहो की ये कहती इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।